हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 10th अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस रिपोर्ट बाय द आईपीसीसी। तो कई जो हमारी न्यूज़ एनवायरमेंट में कवर होगी अंडर जीएसटी। अभी क्या है, देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है। दैट इज़ द आईपीसीसी, दैट इज़ द इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। फाइन। तो रिपोर्ट ने ये प्रेजेंट किया है कि आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें वर्किंग ग्रुप ने क्या कंट्रीब्यूशन किया उसकी फाइंडिंग्स को बताया। फाइन। रिपोर्ट प्रेजेंट द की फाइंडिंग ऑफ वर्किंग ग्रुप 1 प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन टू आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट। मतलब कि ये क्या काम कर रहा है सो दैट हम अपने क्लाइमेट चेंज जो भी आ रही हैं चीज़ें उनको एड्रेस कर सके। तो इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उसकी फाइंडिंग्स क्या किया बताया। फाइन। हाईलाइट्स किया है। सबसे पहले हम क्लाइमेट की करंट स्टेट क्या उसके बारे में करते हैं। रिसेंटली किया जो ह्यूमन की वजह से जो एंथ्रोपोजेनिक जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है 1850 टू 1900 के बीच में 0.8 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ था। और जबकि 2010 से 2019 मतलब कि कहाँ 50 साल में और कहाँ पे तुम 19 साल में आप देख रहे हो कि 1.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। फाइन। 2019 में अगर देखा जाए तो CO2 जो कंसेंट्रेशन है स्पेशली एटमॉस्फेयर में वो किसी भी मतलब पिछले 2 मिलियन ईयर से ज़्यादा रही है एट एनी टाइम। फाइन। इसके अलावा जो इक्विलिब्रियम क्लाइमेट सेंसिटिविटी है वो भी 3 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि हम मतलब कि क्या है, मतलब कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से ना बढ़े, लेकिन इक्विलिब्रियम मतलब क्लाइमेट 3 डिग्री सेल्सियस तक अगर सेंसिटिव 3 डिग्री सेल्सियस तक अगर पहुंच गया ना आपका टेम्परेचर तो वहीं पे क्लाइमेट रिस्पॉन्ड कर देगा और कुछ भी उसका आउटकम हो सकता है। फाइन। कोई भी डिजास्टर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्लाइमेट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि जो मीन सरफेस एयर टेम्परेचर अगर इतना हो गया तो उससे क्या होएगा, जो इंक्रीज दैट फॉलोज द डबलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब अगर आपका 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो गया तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड डबल रिलीज होगी। फाइन। क्योंकि फिर क्या होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, सी लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या है जो हमारे कार्बन कैप्चर करते हैं जो हमारे नेचुरल है वो एक्चुअल में क्या करेंगे, कार्बन को रिलीज करने लगेंगे। राइट। तो जिसकी वजह से CO2 डबल अमाउंट में रिलीज होगा। पॉसिबल अब इसका वजह से क्लाइमेट फ्यूचर्स क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या है 21st सेंचुरी में अगर आपने डी प्रोडक्शन नहीं किया CO2 रिलीज में या अदर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है जो हमारा टारगेट 38 डॉ उससे भी ज़्यादा रिलीज हो सकता है। फाइन। मतलब ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें कुछ सेवरल जो क्लाइमेट इम्पैक्ट ड्राइवर्स हैं उनको 2 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है एज कम्पेयर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा फ्यूचर क्लाइमेट चेंज में क्या लिमिटिंग है, मतलब क्यों नहीं हम अपना फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज कर पा रहे हैं, क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें CO2 एमिशंस को मतलब रिड्यूस करना होगा और हमें एटलीस्ट नेट जीरो CO2 एमिशंस पर पहुंचना पड़ेगा, जिसमें हमें और भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे काम करना होगा। सिर्फ अगर आप सोचो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर दे और ना करें तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। आपको और ग्रीन हाउस गैसेस को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, स्पेशली मीथेन। फाइन। मीथेन सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इसको कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा आप जरा देख सकते हो। वाटर साइकिल को ये क्या कर देगा, इंटेंसिफाई कर देगा। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लडिंग इवेंट्स आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रॉट भी बढ़ सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम इवेंट्स आएंगे। इसके अलावा रेनफॉल के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, मतलब हाई लैटिट्यूड्स में इंक्रीज हो सकता है रेन का और जबकि जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे रेनफॉल की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से फ्लड्स और ड्राउट देखने को मिल सकती है। सी लेवल कंटिन्यू राइज करेगा, क्यों, बिकॉज क्या होएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे जिसकी वजह से सी लेवल राइज होगा। तो बहुत फ्रीक्वेंट आपको कोस्टल फ्लडिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्सट्रीम सी लेवल इवेंट की वजह से मतलब कि इस सेंचुरी के एंड तक 2100 तक क्या बहुत ज़्यादा आपको सी लेवल इवेंट देखने को मिलेंगे। सिटीज़ में क्या हो सकता है, ज़्यादा गर्मी हो सकती है जिसकी वजह से अब ऑफकोर्स गर्मी ज़्यादा होगी तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी तो फ्लडिंग के इवेंट्स बढ़ेंगे और अल्टीमेटली सी लेवल भी राइज होगा। फाइन। ओशंस में क्या होगा, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मैराइन हीट वेव्स देखने को मिल सकता है। ओशन एसिडिफिकेशन मतलब कि ओशंस में बहुत ज़्यादा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है जिसकी और वहाँ पे जो BO2 लेवल है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ के एक्वेटिक स्पीसीज को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसके अलावा जो ओशन का जो भी इकोसिस्टम है वहाँ पे प्लांट्स या जो एनिमल्स वो रह रहे हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइन। इसके अलावा क्या है, पर्माफ्रोस्ट थॉइंग। तो गाइस आपको पता होना चाहिए पर्माफ्रोस्ट क्या होता है। वो रीजन होता है जो पिछले 2 साल से लगातार फ्रीज में, थॉइंग का मतलब होता है मेल्टिंग। फाइन। तो इससे क्या होगा, जो सीजनल स्नो कवर है उसका लॉस होगा। ठीक है, ग्लेशियर्स और मेल्टिंग आइस मेल्ट होंगे और समर में जो आर्कटिक सी आइस है उनका भी कम देखने को मिला तो वो मेल्ट होगी। अगर इंडिया का देख लें तो नॉर्थ इंडिया हाईएस्ट एमिटर है जो NH3 को मतलब कि एमिट करता है। फाइन। दैट इज द एमोनिया को। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो हमने अगर पिछले टाइम में कुछ डिक्रीज किया है तो वो सिर्फ ब्लैक कार्बन की मात्रा को डिक्रीज किया जो कि एक शॉर्ट लाइव क्लाइमेट फोर्सर है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट फोर्सर्स क्या है, मतलब कि वो एटमॉस्फेयर में कम समय के लिए रहता है। फाइन। तो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट फोर्सर्स क्या होता है, वो कुछ ऐसे
ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे ब्लैक कार्बन हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड से कम समय तक रहते हैं, लेकिन वो एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा वार्म करता है एज कम्पेयर टू CO2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम। गवर्नमेंट डिलेइंग कोलिजियम रिकमेंडेशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से सुप्रीम कोर्ट। फाइन, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगा। तो गाइस आपको पता है जब भी अगर हम सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज को अपॉइंट करते हैं तो जो कोलिजियम होता है वो रिकमेंड करते हैं कि हाँ हमें इस जज को अपॉइंट करना होगा, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब पूछा है सेंटर से भी आप डिले क्यों कर रहे हो, आप जो कोलिजियम ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसको समझो और हमें हाई कोर्ट पे जजेस को अपॉइंट कर दो, ठीक है। लेकिन वो सेंटर क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। इन्होंने बोला है कि इसकी वजह से क्या होएगा, जो थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी में, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो जुडिशरी थर्ड पिलर है, तो उसकी फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है अगर आप डिले करोगे, जिसकी वजह से जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो हॉल्ट हो सकता है, मतलब कि बीच में रुक सकता है, और जिसकी वजह से ऑफकोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे भी फर्क पड़ेगा। अगर हम 1 अगस्त तक देखें तो हमारे हाई कोर्ट के जजेस में नियर अबाउट 25 हाई कोर्ट में, जो हमारी इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, तो उसमें 455 पोस्ट क्या पड़ी है, वैकेंट पड़ी है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 1098, उसमें से आप देख लो आधी, ऑलमोस्ट आधी पोस्ट क्या खाली पड़ी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने PLR प्रोजेक्ट लिमिटेड वर्सेस महानदी कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड केस में पहली बार बोला था कि हमें क्या करना है, कि हमें एक टाइम लाइन सेट करना है जिसमें गवर्नमेंट को हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने ही होंगे। फाइन, इसके अलावा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो क्या कर रहे हैं, रिकमेंडेशन को बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ये अपॉइंटमेंट्स अगले 3 से 4 हफ्ते में करनी चाहिए अगर जो कोलिजियम डिसीजन देता है। फाइन, अगर उस कोलिजियम ने बोल दिया कि हाँ इस बंदे को आपको अपॉइंट करना है तो भाई आप करो, आप क्यों डिले कर रहे हो। तो इसलिए 3 से 4 हफ्ते का टाइम दे दिया, जैसे कोलिजियम डिसाइड मतलब आपको वो दे देगा, क्या बोल रहा है, मतलब कि जजमेंट दे देगा, तो उस हिसाब से आपको 3 से 4 हफ्ते में आपको अपॉइंट करना है। कोलिजियम सिस्टम आपको पता होगा, एक कमेटी होती है जिसमें आप हाई कोर्ट में जब आप अपॉइंट करते हो तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, एक CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, 4 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 3 मेंबर्स होते हैं किसके, हाई कोर्ट के, अगर आपको हाई कोर्ट को अपॉइंट करना हो, हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करना हो। फाइन, तो इसी रिलेटेड जो डिसीजन है उनको वो क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। फाइन, कोलिजन सिस्टम जिसका भी कोई हिस्ट्री है, अगर आपने पढ़ा होगा जजेस 1 केस, जजेस 2 केस, तो आपको शायद थोड़ा सा पता होगा। सबसे पहले 1981 में SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, तो इसमें ही बोला गया था कि अंडर आर्टिकल 124 क्लोज 2 तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, और उसी तरह हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 217 क्लोज 1, ठीक है, और वो किसी भी मतलब कि रिकमेंडेशन से बाउंड नहीं है, चीफ जस्टिस, ठीक है। फिर आया दूसरा 1993 में जज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है। फाइन, तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कोलिजन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया कि इसमें आप क्या करोगे, जब भी आपको सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करना होगा तो आप पहले कोलिजन सिस्टम रिकमेंड करेगा। फाइन, फिर 1998 में इसका एक रेफरेंस केस आया, दैट इज अ री स्पेशल रेफरेंस 1 केस। तो तब 1998 में 9 जज एक बेंच था, उसने बोला कि कंसल्टेशन इफेक्टिव होगी और इसमें चीफ जस्टिस का ओपिनियन प्राइमरी होगा। फाइन, फिर वीटो पावर आई, इसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कोलिजियम की रिकमेंडेशन को क्या कर दिया, वापस कर दिया, मतलब ये बोला कि अगर रिकमेंडेशन को वापस भेज दिया जाए तो गवर्नमेंट को बाउंड होना ही होगा। फाइन गाइस, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अगर आपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ी होगी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट टर्न्स डाउन अमेजोन फ्लिपकार्ट प्ली अगेंस्ट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोब। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। सबसे पहले हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बॉडी का पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है। इस कमीशन का मतलब कि ड्यूटी है कि अगर कॉम्पिटिशन में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं कॉम्पिटिशन को जो एडवर्स इफेक्ट करें उनको एलिमिनेट करना, और हमारे इकोसिस्टम जो भी हमारा चल रहा है उसमें सस्टेन कॉम्पिटिशन को रखना है, और हमें कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को बनाए रखना है। फाइन, जो हमारे एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। फाइन, अभी क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया, रेफ्यूज़ किया है कि हम कर्नाटका हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उनके साथ इंटरफेयर नहीं किया था, करेंगे, क्योंकि जो कर्नाटका हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर दिया था इनिशिएटेड बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ था, जिसको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया था, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ये आरोप लगाया गया था कि ये कहीं ना कहीं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को अपना रही है, ठीक है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने पर ऑर्डर दिया और बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। फाइन, लेकिन अभी क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि मैं
कर्नाटका के हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ कुछ इंटरफेयर नहीं करूंगा। फाइन। अब ये जो इंक्वायरी को रखा गया है वो अब कैसे रखा गया है, पहले जो एमएसएमई का ट्रेडर ग्रुप है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे, ठीक है, कि कौन सी कंपनीज कौन से सेलर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि जैसे आपको पता है ना, कोई भी जो कंपनी है जैसे अमेजन हो गया, वो 25% मतलब 25% से ज़्यादा एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट नहीं रख सकती। आपने कभी देखा होगा मिंत्रा में रोडस्टर ज़्यादा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़्यादा है ना, एक पर्टिकुलर कंपनी आप देखते हो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी से वो 25% ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये इंक्वायरी अब सेटअप की गई है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एमएसएमई के जो ट्रेडर ग्रुप है उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, ये देख के कि कौन सा जो कंपनी है वो किस सर्टेन सेलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रही है और इनडायरेक्ट स्टेक कहाँ पे होल्ड किए हुए हैं। फाइन। वर्टिकल एग्रीमेंट हुआ है किस किस के बीच में, फ्लिपकार्ट और अमेजन के बीच में अपने सेलर्स के साथ, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे मिंत्रा ने रोडस्टर जैसे, है ना, तो वो देखती है कि अदर नॉन प्रेफर्ड ट्रेडर्स को देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस सो दैट प्रीडेटरी प्राइसिंग नाउ, ठीक है, मतलब कि आप जानबूझ के अपने प्राइस को कम ना करें कि ऐसी पर्टिकुलर कंपनी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दे और ज़्यादा डिस्काउंट ना दे, ठीक है। डीप डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आप इतना ज़्यादा प्राइस में रिड्यूस कर देते हो जो मतलब कि जैसे सेल फोन्स पे आप एकदम से डिस्काउंट दे दी, इतना ज़्यादा दे दी, ठीक है। प्रीडेटरी प्राइसिंग का एक तरह का इलीगल एक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए इलीगल एक्ट है जिसमें आप इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट ही कर देते हो, मतलब कि जो 100 रुपये की जगह 20 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है, अब सामने वाला तो 100 रुपये की चीज़ को 20 रुपये नहीं कर सकता ना, वो शायद 50 रुपये एक बार भी कर दे, लेकिन 20 रुपये नहीं कर, क्योंकि फिर वहाँ पे तो उसको लॉस ही होगा ना, तो जिसकी वजह से क्या है, ये जो प्रीडेटराइजिंग क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये इलीगल है। फाइन। इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाई थी, ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी लेके आई थी, जिसके अंदर ये कि जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं वो डिजिटली अपनी कंट्रोल ना बनाए, वैसे तो बना चुकी है अमेजन तो स्पेशली, और इक्वल ट्रीटमेंट रखें ऑफ ऑल द सेलर्स और वेंडर्स रजिस्टर्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, at UN Security Council debate PM list out 5 principles for the global maritime security। तो कहते जो हमारी न्यूज़ इंटरनेशनल इश्यूज में कवर होगी। अभी क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हाई लेवल डिबेट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी को चेयर किया, जिसका टाइटल था कि किस तरह से हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस कर सकते हैं, विच इज़ अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और एक 3 सिग्नेचर इवेंट्स में से एक ऐसा इवेंट है जिसको इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है 2021-22 के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए होता है, तो उसमें पीएम के द्वारा तीसरी बार ऐसा एक सिग्नेचर इवेंट को चेयर किया गया, ठीक है। और अभी कौन सा किया, एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। फाइन। और ये हमारी किस लाइन में है, इंडिया का जो इनिशिएटिव है सागर, दैट इज अ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। काफी बार हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट सागर की फुल फॉर्म अगर आपको पता चलेगी तो आप समझ जाओगे कि क्या इससे रिलेटेड है। फाइन। हम जरा देखते हैं 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैरीटाइम ट्रेड में जो भी आप ओशंस के थ्रू या फिर अपने आसपास जो आपकी कोस्टल बाउंड्रीज है उसके थ्रू अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें क्या बैरियर्स है उनको रिमूव करना जो जायज़ भी है, ठीक है। तो ओशंस वर्ल्ड का मोस्ट कॉमन हेरिटेज है और इसके थ्रू मॉडर्न सी रूट्स भी हैं और ये इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफ है, क्योंकि सभी चीज़ें आपको एयरप्लेन के थ्रू तो नहीं पड़ेगा, फिर वो कॉस्टली कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमारा चीज़ों का आउटगोइंग होती है, इनकमिंग होती है, वो किसके थ्रू होती है, हमारी मतलब कि ओशंस के थ्रू होती है। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में उसको सेटल करना है थ्रू पीसफुल तरीके से, और पीसफुल तरीके के लिए जैसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आ रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। तो नेशंस को ये बोला कि अपने मैरीटाइम जो डिस्प्यूट्स उनको सेटल करना है बेस्ड ऑन द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। एग्जांपल जैसे इंडिया ने अभी अपना बांग्लादेश के साथ इस डिस्प्यूट को रिजोल्व किया। फाइन। नेक्स्ट है जॉइंटली फेसिंग नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैरीटाइम थ्रेट्स क्रिएट बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स। फाइन। नॉन स्टेट जैसे टेररिस्ट वगैरह, ठीक है। ग्लोबली क्या है, जिससे पायरेसी चलती रहती है ना, या फिर बीच में आपको कोई लूट रहा है, तो ये सबके इवेंट 20% इंक्रीज हो गया अगर 2020 के फर्स्ट हाफ में देखा जाए। डिस्पाइट हाउएवर जो ट्रैफिक वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ, लेकिन पायरेसी के केसेस 20% बढ़े, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा और वो सबको करना होगा यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। इसके अलावा हमें जो मैरीटाइम एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना होगा, बिकॉज जो ओशंस है वो हमारे सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में हमारी कोस्टल कम्युनिटी को भी मतलब कि क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, उनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है, मैरीटाइम रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को इंकरेज करना है। प्रेजेंटली वी हैव इन इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड 4, ठीक है। तो इस तरह से आप मैरीटाइम कनेक्टिविटी को कैसे इंकरेज कर सकते हो, अगर आपकी कंट्री में कुछ इस तरह का क्या हो, कुछ इन मतलब कि स्ट्रक्चर हो। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, 1 मिनट, हाँ फाइन। द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2021। फाइन। तो ये जो हमारी न्यूज़ है किसके अंदर कवर होगी, GS2 पोल्ट एंड कॉर्नर्स में। देखो अभी क्या है, 102nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था। तो ये बिल अभी इसलिए आया, दैट इज़ द, अब देखो कौन सा बिल आया, 127। देखो बिल और एक्ट में फ़र्क होता है। बिल क्या होता है, जब वो पार्लियामेंट में चल रहा हो, ठीक है, अगर वो पास हो जाए तो वो एक्ट बनता है, ठीक है। तो अभी ये बिल इसलिए चल रहा है सो दैट हम 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो कुछ प्रोविजंस हैं वो कुछ क्लैरिफाई कर सकें और इसके अंदर हम स्टेट की पावर को रिस्टोर कर सकें सो दैट वो कुछ बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकें। आपको गाइस आई होप आपको पता होगा जो 102 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2018 में, इसने क्या किया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 338B। फाइन, इसके अलावा इसने 2 न्यू आर्टिकल्स को भी ऐड किया था, आर्टिकल 324A जो डील करता है सोशली, इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सेंट्रल इसके साथ, और आर्टिकल 366 क्लोज 26 से जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, कि 102 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ था और कौन से 2 नए आर्टिकल ऐड हुए थे। तो इन दोनों आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये डील करता है विद सेंट्रल लिस्ट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और आर्टिकल ये डिफाइन करता है कौन सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है। हाउएवर इशू कब आया, जब मराठास के लिए कोटा को स्क्रैप कर दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि 102 अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद से सिर्फ सेंटर ही नोटिफाई करता, क्योंकि स्टेट के पास पावर चली गई। तो ये बिल इसलिए है ताकि हम क्या कर सकें, स्टेट को पावर दे सकें। फाइन, फिर इंडिया में क्या है, जो सेपरेट ओबीसी लिस्ट है उनको ड्रॉन अप की गई है सेंटर के द्वारा भी, स्टेट के द्वारा भी, कब से, 1993 में। फाइन, इसके अलावा गाइस आपको पता होगा आर्टिकल 15(4), 15(5), 16(4), इसमें स्टेट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेट में सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, अगर हम अमेंड करते हैं पर्टिकुलर दिस आर्टिकल्स को बाय पर्टिकुलर 127 अमेंडमेंट बिल, तो उससे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के पास पावर मिल जाएगी कि वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट में भी सोशल एजुकेटेड जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी लिस्ट को प्रिपेयर कर सकती हैं और मेंटेन कर सकती हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री लॉन्चेस 11,000 करोड़ ऑयल पाम मिशन। अब आप समझ गए होंगे ऑयल पाम मिशन, तो गाइस ये तो हमारी एग्रीकल्चर में कवर होगी सो दैट हमारी जो डोमेस्टिक ऑयल है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। रिसेंटली क्या प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, सो दैट हम अपनी डोमेस्टिक ऑयल सीड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें और अपनी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बना सके कुकिंग ऑयल में, ठीक है, जैसे रिफाइंड ऑयल आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो इससे पहले क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, वैसे नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम को हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान, जो कि 2012 से 17 में, ठीक है। अब इस मिशन का क्या फीचर्स होंगे, सबसे पहले फार्मर्स को हम सभी फैसिलिटीज देंगे, क्वालिटी सीड से लेकर उनको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट वो पाम ऑयल या और तरह के ऑयल सीड्स की फार्मिंग को कर सकें। फाइन, इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो अदर जो ट्रेडिशनल ऑयल सीड क्रॉप जैसे ग्राउंड नट हो गया, रेप सीड, मस्टर्ड, लिन सीड्स से इनकी कल्टीवेशन को भी और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, मतलब एरिया अंडर द प्रोडक्शन कल्टीवेशन को हम इंक्रीज करेंगे। इसका जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, जो अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, तो उनको भी हम प्रमोट करेंगे पाम ऑयल के फार्मिंग के लिए। फाइन, इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल का इम्पोर्टर है। फाइन, और इसमें हम एडिबल ऑयल को बहुत लेस देन हाफ हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फाइन, मतलब अगर हम कंज्यूम 100 कर रहे हैं तो हम कम से प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, ओनली 50 कर रहे हैं। फाइन, रेस्ट इसके अलावा इंपोर्ट किया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल को हम इंडोनेशिया और मलेशिया से करते हैं, सोयाबीन ऑयल को ब्राज़ील और अर्जेंटीना से करते हैं, सनफ्लावर ऑयल को मेनली रशिया से और यूक्रेन से करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया गया सो दैट हम अपनी डोमेस्टिक ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स चल रहा है, ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मतलब कि एरिया अंडर कल्टिवेशन को बढ़ाना है। इंटीग्रेटेड स्कीम चल रही है ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम ऑन द बेस पे। फाइन, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। कोविन पोर्टल, वैसे तो हम ये सब पढ़ते रहते हैं। रिसेंटली क्या गवर्नमेंट ने फॉरेन नेशनल्स जो अभी इंडिया में रह रहे हैं उनको अलाउ कर दिया कि अब आप कोविन पोर्टल पे खुद को रजिस्टर कर सकते हो बाय यूजिंग पासपोर्ट, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके पास आधार कार्ड तो नहीं होगा, तो एज एन आइडेंटिटी प्रूफ वो अपने पासपोर्ट को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने आप को वैक्सीनेटेड करा सकते हैं। कोविन आपको पता होगा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने इसको डेवलप किया गया सो दैट आप कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ऑनलाइन रजिस्टर कर सको। इसके अंदर हम याद होगा आप एक आईडी पे, एक मोबाइल नंबर पे हम 4 लोगों को अलाउ करते हैं कि वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या अपने वैक्सीनेशन के शेड्यूल को अपॉइंट कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव इंडिया में ये हर एक नेशंस को प्लेटफॉर्म दिया है कि डिजिटली आप क्या कर सकते हो, कोविड-19 किस तरह से हरा सकते हो। फाइन, तो अभी तक आपको पता नहीं चाहिए कोविड-19 पोर्टल पे जो इंडिया में फॉरेन नेशनल्स रह रहे हैं उनको अलाउड नहीं किया हुआ था। फाइन, नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम।
अभी क्या ये इंडिया में होस्ट की जाएगी पहली बार, और इसमें रिफ्लेक्ट करेगी हमारी कंट्री का कितना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और इंटर मतलब कि हमारा कोर कंट्रीज पे कितना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है कि हम इंटरनेशनल ग्लोबली हम क्या कर रहे हैं, कुछ पॉलिसीज को बना रहे हैं अराउंड इंटरनेट। ठीक है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन कंट्री, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में। ऑल्सो उसके बाद हाईएस्ट डाटा कंजप्शन भी है पर मंथ, क्योंकि अब तो वेले लोग हैं हमारे में, है ना, सारा दिन चलाते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो भी सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट तो ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन कंट्री है, लेकिन डाटा कंजप्शन हाईएस्ट है। ठीक है, इसके अलावा थीम के इवेंट्स की इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। ठीक है, अब इसका काम क्या, देखो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एक यूएन की बेस्ड फोरम है जिसका काम किया है इंटरनेट के थ्रू किस तरह से आप गवर्नेंस कर सकते हो, लोगों को गवर्न कर सकते हो, पॉलिसीज बना सकते हो। इसके अंदर हम वेरियस ग्रुप्स जो भी डिफरेंट लोग हो गए, या मतलब कि इंटेलिजेंसिया हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गया, अकेडमिशिया हो गया, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा लाते हैं सो दैट वो पब्लिक पॉलिसीज को डिस्कस कर सके और क्या क्या इश्यूज है इंटरनेट से रिलेटेड उनको डिस्कस कर सकें। फाइन, नेक्स्ट है यस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अभी क्या है, ये रीनेम्ड वर्जन है किसका, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। ठीक है, इट इज़ अ रीनेम्ड वर्जन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल ट्राइलेटरल ऑन द मैरिटाइम सिक्योरिटी विद, देखो ये मैरिटाइम सिक्योरिटी हुआ था, एडवाइस देता था। ट्राइलेटर में कौन कौन है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, और इसका सेक्रेटेरिएट कोलंबो में। रिसेंटली क्या है, जो डिप्टी लेवल पे जो एनएससी की टॉक्स हुई हैं उसमें ये बोला है कि बांग्लादेश, मॉरिशियस और सीचल्स, उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है कि वो अब इस कॉन्क्लेव के फुल मेंबर बने। ठीक है, तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसका काम क्या था, सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करता है। इसके 3 लोग थे इसके अंदर मेंबर, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, लेकिन अभी क्या है बांग्लादेश, मॉरिशस, सीचल्स ये भी चाह रहे हैं कि इसके फुल मेंबर बने। ठीक है, और अभी तक क्या था, ये ऑब्जर्वर मेंबर्स थे। इससे क्या होएगा, हम बेटर वे में कोऑपरेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपनी कैपेसिटी को भी बिल्डअप कर सकते हैं जो हमें कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स है उनको लेकर। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। अभी क्या है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है उन्होंने क्या किया, एक बेसलाइन रिक्वायरमेंट को सेट किया है फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स इन व्यू, बिकॉज हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होते हैं जो हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि अगर वो गलती से उस पर हैक हो गया तो वो हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चाइना के थ्रू बहुत ज़्यादा हमारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो उसके थ्रेस्ट को एड्रेस करने के लिए हम क्या मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है उसको ऑडिट को मॉनिटर करने के लिए। इसके अंदर 6 स्टेजेस होंगी, मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, डिटेक्शन, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड लेसन्स लर्न, और ये मैंडेटरी एप्लीकेबल होगा ओनर्स में जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपका जो भी होगा, न्यूक्लियर पावर होगी, टेलीकॉम हो गया, ये सब इसके अंडर आते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ये 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एनर्जी और सिक्योरिटी इशूज इन सबको देखती है जो कि स्ट्रेटेजिक कंसर्न के होते हैं, बाकी इनको प्रिसाइड कौन करता है, बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। फाइन, नेक्स्ट है रोड एक्सीडेंट। अभी क्या है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए हमें पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेट करनी है और इससे हमें अपने रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना है। वो कैसे कर सकते हैं, जो अगर हमारा CSR फंड है, डेट इज़ अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, उसको यूटिलाइज करना है। गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड क्या होता है, व्हाट इज CSR फंड। फाइन, तो इंडिया ने अभी क्या किया, अगर हम देखा तो इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि 2025 तक हमें कम से कम 50% एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करना है और 2030 तक हमें क्या करना है, जो एक्सीडेंट की वजह से डेथ्स होती हैं उनको हमने 0 करना है। फाइन, इसके अलावा इंडिया ऑलरेडी ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी है। अब आपको पता होना चाहिए ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। ये ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन में यही है कि हमें 2020 तक जो रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ से जो इंजरीज होती थी उनको हाफ करना है। फाइन, नेक्स्ट है यस इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। अभी क्या है, हम हायर एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए स्पेशली किसके, इंडिया के रिच हेरिटेज और उसको कंजर्व करने के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को सेटअप करके कहाँ पे, नोएडा में। ये क्या करेगा, आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो, PhD के कोर्सेज कर सकते हो किसमें, इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कंजर्वेशन, म्यूजियोलॉजी और आर्कोलॉजी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। ठीक है, तो ये एक तरह का डीम टू बी यूनिवर्सिटी का काम करेगी और इसके अंदर काफ़ी और स्कूल्स भी इंडिकेट होंगे इंडिया के, जैसे NRL जो लखनऊ का है, स्कूल ऑफ आर्चीवर स्टडीज है जो किसके अंडर है, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली के अंडर। फाइन, नेक्स्ट है कुछ प्लेसेस है इंडिया जो न्यूज़ में थे, जरा देख लेते हैं। संत विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइज। अभी के इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया है, देखो अभी क्या अटैक हुआ है संत विंसेंट और ग्रेनाइड्स काउंटर पार्ट। ठीक है, तो उनको उनके अटैक्स को कंडेम किया है, सराहना दी है
और जो इंजर्ड हुए एट अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रपोज वैक्सीन मैंडेट। ठीक है, अब ये है क्या, ये 32 आइलैंड का चेन है। कहाँ पे, साउदर्न कैरिबियन में। ठीक है, तो आपको पता नहीं जी कहाँ जगह पे है। ठीक है, पता चले जगह पता ही नहीं कि कहाँ पे है। नेक्स्ट है सीता नदी उदांती टाइगर रिजर्व। पहली बार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के राइट्स को अर्बन एरिया में उनको रिकॉग्नाइज किया है। और कहाँ पे, टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया था, जो क्या करता है, इंडिविजुअल और कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट्स को प्रोवाइड करता है। फाइन, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है। अब नाम पता होना चाहिए। एक तो सीता नदी उड़ंती जो हमने अभी पढ़ा है, अच्छा नकमा टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है माउंट मेरापी। रिसेंटली क्या है, इंडोनेशिया में मोस्ट वोलेटाइल और एक्टिव वोल्केनो इरप्ट हुआ है। इसकी जो पीक है वो नियर योगा करता है, जो कि एशियंट सिटी है। फाइन, इसके अलावा इंडोनेशिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स भी आते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी, बिकॉज ये रिंग ऑफ फायर के पास पड़ता है। फाइन, अब हम पढ़ते हैं लास्ट न्यूज़। कुछ पर्सनैलिटी न्यूज़ में कौन सी धारा शिको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो मुगल प्रिंस का जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस, मतलब कि एंड में डेथ के बाद इनकी कब्र कहाँ की गई, तो वो अभी तक मिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसके लिए कमेटी बनाई थी, सो दैट हम क्या कर सकें, हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में इनकी ग्रेव को लोकेट कर सकें 2020 में। ये शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे और इनको मार दिया गया था जब इनके भाई औरंगजेब के साथ इनका युद्ध हुआ था कि गद्दी पे कौन बैठेगा, क्लोजिंग द वार ऑफ सक्सेशन। फाइन, इसको लिबरल मुस्लिम भी बोलते थे, बिकॉज ये हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशंस में बहुत चीज़ें कॉमन रखता था। इन्होंने पर्शियन भागवत गीता को और 52 उपनिषद को पर्शिया में कन्वर्ट भी किया था, और विच वर अर्लियर, जो सिर्फ पहले अपर कास्ट हिंदूज को ही पता होता था। इन्होंने सूफी म्यूजिक में भी इंटरेस्ट दिखाया था, और इन्होंने इवन की जो सूफीज का कैदरी ऑर्डर है उसको भी इनिशिएट किया था। फाइन, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।